हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ एमसीक्यू सीरीज जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने स्टार्ट करी थी उसका लास्ट पार्ट 13 पार्ट जो है वो आपके साथ लेके आ रहे हैं। आज की सीरीज में हम 20 क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट करेंगे और उन 20 क्वेश्चन के साथ हमारा जो टारगेट था 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग का पूरा करवाने का वो हमने आज पूरा कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय अडॉप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी कैन बी एनहांस्ड। हमें ऑप्शन दे रखी हैं। फर्स्ट है पोस्टपोनिंग द रिप्लेसमेंट, सेकंड दे रखी है वैल्यूइंग closing stock on LIFO method. LIFO is last in first out method during rising prices, providing less depreciation, making higher provision. Select the correct answer. तो इसमें से हमने ये बताना है कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको ऑप्ट करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को एनहांस कर सकते हैं। एनहांस मतलब बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन देख रखी है पोस्टपोनिंग द रिप्लेसमेंट, जो हमने आज की डेट में रिप्लेसमेंट करनी है, हम उसको अभी हमारे इतनी अच्छी रिटर्न नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। देन है वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन लिफो मेथड, ये काम नहीं करेगी। देन प्रोवाइडिंग लेस डेप्रिसिएशन, डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं, अपनी डेप्रिसिएशन को कम प्रोवाइड कर दीजिए। और मेकिंग हायर प्रोविजंस, नहीं, ये नहीं चलेगी। तो हमारा जो आंसर आता है वो 1 और 3 के आंसर आता है और ये ए ऑप्शन में हमें दिया रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, XYZ लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमें? नेट प्रॉफिट दे रहा है 1600, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 480, डेप्रिसिएशन 5200, loss on sale of machinery is 200, increase in stock is 1000 and increase in creditor is 1000. What is the amount of fund from operation? तो यहाँ पे हमें fund from क्या find करने हैं, ऑपरेशंस जो हैं उसकी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए अब कैसे करेंगे, अगर आपने हमारी लास्ट सीरीज देखी हुई है तो आपको पता होगा कि हमने इसको बहुत ही डिटेल में आपको करवा रखा है कि कैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका एक पर्टिकुलर क्या रहता है, हमारे पास परफॉर्मा रहता है, उसको ऑप्ट करके हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1600, जिसमें आप ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग जो चीजें होती हैं, यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल है, ये प्रॉफिट है तो इसलिए ये प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा, डिडक्ट होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ 480 रुपीज जो हैं वो माइनस हो जाएंगे 511। और फिर आपको दे रखी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होती है वो क्या होती है, ऐड होती है 5200, ये आप प्लस कर देंगे। इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रॉफिट माइनस हुआ था तो लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना है वो, 200। तो ये यहां तक हमारी अमाउंट आ जाएगी 6520। देन उसने दे रखा है इंक्रीज इन स्टॉक दे रखा है 1000 एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स दे रखा है 1000। तो इंक्रीज इन स्टॉक क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट है और ये इंक्रीज इन क्या है, लायबिलिटी है। तो जब हमारी करंट एसेट इंक्रीज होती हैं वर्किंग कैपिटल पे, तो ये क्या होती है, आपके पास माइनस होंगे 1000 रुपीज और इंक्रीज इन क्रेडिटर जो है वो प्लस होंगे।
ये दोनों कट हो गए, इट मींस आंसर आपका कितना आ जाएगा 6520। अगर आपने परफॉर्मा इसके बारे में अच्छी तरीके से देखना है कि ये मैंने किस चीज को प्लस क्यों किया है, किसी को माइनस क्यों किया है, तो ये हमारी जो सीरीज आज हमारी चल रही है, जिसका आज लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस सीरीज में हमने इसको पूरे डिटेल में बता रखा है। जो हमारी एक्सक्लूसिव कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है सीरीज, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या रूल जो है यहाँ फॉलो होता है प्लस माइनस फिगर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, कंपेयर द लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स, चेक द टोटल ऑफ कैश बुक, ensure that no entry remained unposted, check the trial balance. What is the correct sequence of these function of an auditor to locate the error? जो ऑडिटर होता है उसका मेन मोटिव ही क्या होता है, एरर को लोकेट करना। ठीक है, तो वो किस तरीके से एरर को लोकेट करता है, क्या सीक्वेंस बनाता है जब किसी कंपनी में जाता है। तो देखिए जो सीक्वेंस वो बनाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, ट्रायल बैलेंस देखता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, हम सीक्वेंस बनाना शुरू करते हैं, पहले फोर्थ आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं ये चीजें देखूं, फिर वो कैश बुक देखता है, कैश बुक। ठीक है, तो ये सेकंड आ जाएगा। फिर उसके बाद वो देखेगा कि ट्रायल बैलेंस भी मिल गया, कैश बुक भी ठीक है। फिर वो अपने डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट को क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चेक करता है, तो 1 आ जाएगा। और लास्ट में वो देखेगा इंश्योर दैट नो एंट्री रिमेन्ड अनपोस्टेड, भी कोई एंट्री आपकी रह तो नहीं गई है। तो ये सीक्वेंस बनकर आता है जब भी क्या आता है, ऑडिटर चेकिंग पे आता है। 4 2 1 3, नीचे देखते हैं कहां दे रखा है, ये हमें फर्स्ट में ही दे रखा है 4 2 1 3। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन रहने वाली है। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है the step used to drive the deductive approach in accounting are as under। जो डिडक्टिव अप्रोच अकाउंटिंग में लगाते हैं उसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करे जाते हैं। कौन कौन से हैं इसने बता रखा है हमें। Developing the technique of accounting, selecting the postulate, the basic accounting, proposition or premises, specify the objective of financial accounting, driving the principles of accounting। अगेन हमें करेक्ट सीक्वेंस में इसको क्या है लगाना है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, जो डिडक्टिव अप्रोच अकाउंटिंग है उसमें सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हमें ये थर्ड पे दे रखा है, तो फर्स्ट स्टेप आएगा थर्ड। देन उसके बाद हमें ये बात कर रखी है कि सिलेक्टिंग द पोस्टुलेट, जो हमने बेसिक अकाउंटिंग प्रोपोजिशंस लगानी है उसको हम देखेंगे, जो कि 2 पे पड़ा है, ये रहा। देन हमने क्या करना है आपके पास, फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे प्रिंसिपल कौन से, ड्राइविंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, हम अपने प्रिंसिपल्स देखेंगे और फिर लास्ट में जो टेक्निक लगानी है अकाउंटिंग की वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है 3 2 4 1। फर्स्ट सीक्वेंस हमें दे रखा है 4 1 4 से शुरू होता है, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट 3 2, हाँ 3 2 4 1, ये रहेगा हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं जी, इसके साथ ही आप लोगों को याद होगा कि हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है ना, +2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या था, टॉपिक था। तो उसके बारे में बता रहा है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट ओनली रिकॉर्ड करता है, कैपिटल receipt and payment only, या all receipt and payment relating to the only current period,
all receipt and payment relating to the current year, succeeding year as well as preceding year। मतलब कैसी भी तरह की रिसिप्ट हो या पेमेंट हो तो वो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आने वाला है वो रहेगा डी, के जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किसी भी तरह की रिसिप्ट कौन से भी मर्जी ईयर के साथ आपकी रिलेट करती है उसको रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट जेड इनटू द फर्म विद 1/4 शेयर। कितने शेयर से करा है उसने? 1/4 शेयर से एडमिट करा है। फॉर विच ही ब्रिंग 12,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जो जेड आया है वो 12,000 रुपी 1/4 शेयर के लिए लेकर आया है। द पार्टनर डिसाइड टू हैव देयर कैपिटल टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एज अ रिजल्ट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ वाई विल बी। ठीक है, तो आपके पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ये केस है जिसमें एक नया पार्टनर जेड जो है वो 1/4 शेयर लेकर आया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई बात नहीं कर रखी कि उसने 1/4 शेयर किससे लिया है, किस रेशियो में लिया है। तो जो ओल्ड रेशियो होती है, लाइक ये मेरी ओल्ड रेशियो थी 2:1 जो किस में डिवाइड हो रही थी, एक्स और वाई में। ऐसे ही एक जेड आया 1/4 लेके, तो न्यू रेशियो जो है वो आपकी बन गई 2:1:1। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो आपके पास बनकर आ गई, कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी। अब उसने एक बात बोली है कि 1/4 पार्ट जो है वो कैपिटल का कितना है? 12,000 है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो x, y और z, y का भी अगर मैं पार्ट देखूं तो 1/4 ही बनता है। तो इस केस में अगर 1/4 12,000 है तो y भी हमारा कौन है? 1/4 है, और वो भी किसके इक्वल होगा? आपके पास 12,000 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कोई कैलकुलेशन नहीं हमें करनी पड़ी, तो ये आंसर आ गया बी। पर मैं आपको वैसे ये पूरी कैलकुलेशन समझा देती हूँ सो दैट अगर कोई और यहाँ पे हमें रेशियो दी होती तो आप कैलकुलेट कर सकते। देखिए 1/4 जो है वो कितने के लिए है? 12,000 के लिए है। तो 1 पार्ट कितने के लिए हो जाएगा? 12,000 इंटू 4, वो हो जाता है आपके पास 48,000। अब ये टोटल क्या आ गई? आपके पास कैपिटल आ गई। अब जिस भी पार्टनर की कैपिटल आपको फाइंड करनी है उसकी रेशियो के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ हमें y की करनी है तो 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 12,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। When an incoming partner purchase his share from any one of the existing partners, then जब कोई इनकमिंग पार्टनर अपने किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर से क्या करता है? परचेज करता है, फिर क्या होता है? ठीक है, टोटल एसेट ऑफ द फर्म डू नॉट चेंज। Total asset of the firm will be augmented to the extent of the payment received from the new partner. Total asset of the firm will be reduced to the extent of payment received from the new partner. Change in total assets of the firm will depend upon the new profit sharing ratio of the partners. तो जब भी कोई इनकमिंग पार्टनर होता है और अपना शेयर परचेज करता है एग्जिस्टिंग से, तो उस केस में हमारी एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ए इसका क्या आएगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द गुडविल रेज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, अगर गुडविल जो रेज करी गई है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में और रिटर्न ऑफ हो रही है, then the capital account of the remaining partner are debited in। तो जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनकी किस रेशियो में क्या होगी? कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका आंसर आने वाला है ए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो लिस्ट 1 जो है हमारे पास वो हमें ये दे रखी है और इसमें हमें क्या दे रखा है, पार्टनर करंट अकाउंट दे रखा है, गुडविल अकाउंट, पार्टनर ड्रॉइंग्स अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। लाइक पार्टनर करंट अकाउंट जो है क्या वो डिसोल्यूशन पे बनता है, एडमिशन पे बन रहा है, फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर, गुड्स टेकन बाय अ पार्टनर फॉर अ पर्सनल यूज। तो अगर मैं इसको मैच करूं तो ये जो है वो थर्ड ऑप्शन के साथ जा रहा है, तो ये आ जाएगा थर्ड। गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट क्या होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको गुडविल अकाउंट की ही डेफिनेशन दी जाएगी, यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है। आपको ये मैच करना है कि क्या उसके साथ क्या हो रहा है। लाइक यहाँ पे गुडविल की मेरे को कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं दिख रही है, तो इट मीन समथिंग एल्स। तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं लास्ट में लाने के लिए कि इन्होंने गुडविल का कौन से एस्पेक्ट को क्या करा है, टेक आउट करा है। अब जैसे पार्टनर ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसका तो सीधा मतलब ही दे रखा है गुड्स टेकन बाय द पार्टनर फॉर अ पर्सनल यूज। तो यहाँ पे मेरी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, ये फोर्थ में जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, अब देखिए कि रियलाइजेशन जो है वो डिसोल्यूशन पे बनता है कि आपका एडमिशन पे बनता है। ठीक है ना, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो मैं डेड श्योर हूं कि मेरा रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डिसोल्यूशन पे बन रहा है। तो यहाँ 1 आ गया। तो गुडविल जो बचा वो एडमिशन के साथ आपका क्या जा रहा है, बिकॉज देखिए ना, आपका गुडविल अकाउंट डिसोल्यूशन पे, एडमिशन पे है ना, कहाँ पे बढ़ना था। तो ये इन्होंने कौन सी टर्मिनोलॉजी में बात करी है वो हमें नहीं पता होता, इसलिए आप कई बार ऐसे भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं वहां पे। तो देखिए हमारा सीक्वेंस बन रहा है 3 2 4 1 और यहाँ नीचे देखिए 1 4 2 3 नहीं, ये आंसर नहीं है। बी में कह रहा है 3 2 4 1, बिल्कुल ये हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, अगेन ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, फिर वैसे ही करेंगे हम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दे रखी है। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो मैं देखूं तो ये रेवेन्यू नहीं होता, कैश, हाँ कैश ले सकते हैं इसको, रीजन बीइंग कि आपके पास कैश पेमेंट जो होती है वो सारी की सारी इसमें रिकॉर्ड होती हैं। फिर आपके पास आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लायबिलिटी, जनरल रिजर्व इसमें से कुछ नहीं है, रेवेन्यू बिल्कुल इसको रेवेन्यू के साथ रिलेट कर देते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो ये मेरे पास बन गया फोर्थ। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक ही लायबिलिटी बचा वो उसके साथ लगा दिया। तो 2 1 4 3 मेरी ऑप्शन बन के आएगी और जो ये फर्स्ट पर ही पड़ी है और ये मेरा आंसर है। 11 सम कह रहा है, अगेन हमें मैच ही करना है। ऐसे सम्स काफी आते होते हैं और ऐसे सम करने का एक बेनिफिट और भी होता है कि हमें बाकी भी, हमें एक तरह से जो है वो 4 क्वेश्चन जो हैं हम कवर करने जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंशियल लीवरेज बता रहा है, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर और मार्जिन ऑन सेल्स। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइनेंशियल लीवरेज, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, रिस्क। तो जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो रिस्क के ऊपर, जो ऑप्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग रिस्क के ऊपर जाता है। फिर क्विक रेशो है, क्विक रेशो मेरे को लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं हम इसकी। ठीक है, वो उस पे जा रहा है। 4, ये है 3। स्टॉक टर्नओवर एफिशिएंसी को शो करता है जी, कितने लेवल पे हम स्टॉक को टर्न कर रहे हैं, 1। मार्जिन ऑन सेल 2। तो ऑप्शन निकल के आ रही है 4 3 1 2। ये देखिए ए पर ही हमारे पास आंसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको,
In a partnership, if there is a no specific agreement among partner, profit is distributed in the। अगर पार्टनरशिप में कोई भी आपने एग्रीमेंट नहीं करा गया तो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए पार्टनरशिप में ना एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कर रखी है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिसमें सारी टर्म्स लिखी जाती हैं कि आपके प्रॉफिट कितने होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देनी है या नहीं देनी है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आपको प्रोवाइड करना है या नहीं करना है। तो वो सारा कुछ पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में दिया जाता है। बट एक और क्वेश्चन हमारे पास बनकर आता था कि अगर ये पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स नहीं बनाते हैं तो फिर क्या चलता है। तो इन्होंने पूछा है प्रॉफिट, उसके अलग अलग क्या है आपके पास फंडामेंटल है कि प्रॉफिट की कौन सी रेशियो रहेगी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन रहेगी या नहीं रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ प्रॉफिट की बात कर रखी है इन्होंने। तो प्रॉफिट जो है आपके पास इक्वल रेशियो में डिवाइड होता है। देखिए कहाँ दे रखा है, रेशियो ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये नहीं है आंसर। रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट ये भी नहीं है। रेशियो टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नो। इक्वल रेशियो ये रहा हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि गुड्स वर्थ ₹24,000 returned by X. The accountant, however, credit the sale return account by ₹42,000. In order to rectify this error, what should be done? आपके पास क्या है कि एक पर्सन है, हमने उसको 24,000 की गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी है, ठीक है। बट यहाँ मिस्टेक हो गई और उसने अकाउंटेंट ने सेल्स रिटर्न को 42,000 से क्रेडिट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है जी, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटेड करा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें नीचे ऑप्शन दे रखी है कि करेक्ट कैसे करेंगे। डेबिट द सेल रिटर्न अकाउंट। तो एक बात देखिए, इसमें बारी बारी सेल रिटर्न अकाउंट की बात करेगी है कि सिर्फ सेल रिटर्न अकाउंट को हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सेल रिटर्न करते हैं तो एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो डेबिट करना होता है। तो करेक्ट एंट्री थी 24,000 से मेरे को इसको डेबिट करना चाहिए था। एक पॉइंट। इनकरेक्ट क्या हुआ वहां पे, इनकरेक्ट हुआ कि हमने 24,000 से भी नहीं 42,000 से, हमने किससे करा 42,000 से। दो गलतियां हमने करी हैं यहाँ पे, एक तो क्लैरिकल और एक प्रिंसिपल, दो गलतियां करी हैं, ठीक है। ये आप जरूर कर लेना, टाइप्स ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बोला ना, क्लैरिकल एंड प्रिंसिपल। चलिए 42,000 से उसने क्रेडिट कर दिया। अब देखो पहला काम तो यही था कि मेरे को डेबिट करना था। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो जो करना था वो तो मैं करूंगी। डेबिट करना था 24,000 से और क्रेडिट को रेक्टिफाई करने के लिए मेरे को 42,000 को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट को अगर उसको नलिफाई करना है तो मेरे को डेबिट ही करना पड़ेगा, ये आप लोगों को पता होगा। तो ये इट मींस मेरे पास अब ये जो एंट्री जाएगी वो 66,000 डेबिट से जाएगी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड विद कितने से होएगा 66,000। तो ये मेरी सी ऑप्शन यहाँ पे पड़ी है और ये सी ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ए मशीन with a written down value of ₹10,000 has been sold for ₹13,000। 10,000 की रिटर्न डाउन वैल्यू थी जिसको मैंने 13,000 से सोल्ड आउट कर दिया। द अमाउंट रियलाइज्ड इज
कैपिटल रिसिप्ट एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व्ड शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है? नहीं। वंस इन अ वाइल होती है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। फिर वो कहता है कि कैपिटल रिसिप्ट एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नो, हम जनरल रिजर्व में नहीं करेंगे। ये पॉइंट तो ठीक है कि कैपिटल रिसिप्ट है, पर प्रॉफिट वाला पॉइंट गलत है इसका। फिर वो कह रहा है कैपिटल रिसिप्ट एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये एक कैपिटल रिसिप्ट है और जितना भी प्रॉफिट हुआ है 3000 का जो प्रॉफिट हुआ है आपको, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आने वाला है डी। 15 क्वेश्चन कह रहा है हमें, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इन व्हाट ऑर्डर does the official liquidator distribute amount realized among different creditors? जब भी कंपनी की क्या होती है, वाइंडिंग अप होती है, तो जो हमारे पास ऑफिशियल लिक्विडेटर आते हैं, चीजों को बेचते हैं और पैसे लेते हैं और वो डिफरेंट क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक क्या होता है, आपके पास ऑर्डर होता है, आपको वो ऑर्डर में ही जो है पे आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उन्होंने बोला है एप्रोप्रिएट सीक्वेंस बताइए। ये 3 ऑप्शन दे रखी हैं और हमें सीक्वेंस बताना है। लीगल एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ द लिक्विडेशन, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बिल्कुल ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन का यही ही हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले लिक्विडेटर जो है जितने भी लीगल एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन होती है, पहले उनको पे आउट करता है जो रिलाइज होते हैं पैसे, फिर डिबेंचर होल्डर के पास जाता है, फिर अनसिक्योर्ड के पास जाता है। तो आंसर जो रहेगा 1 2 3 रहेगा और ए हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, ₹16,000 spent on the replacement of the worn out part of an electronic machine is treated as। ठीक है, वो एक 16,000 स्पेंड करे गए हैं, जो एक worn out पार्ट था, जो टूट गया था पार्ट। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का टूटता ही रहता है, हमें रोज ही उसको कुछ ना कुछ चेंज करवाना होता है। तो जो डेली बेसिस पे हम करते रहते हैं, डेली नहीं पर हाँ वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 2 मंथ करते रहते हैं, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, कैपिटल रिसिप्ट। नहीं, ये आंसर नहीं है। सेकंड दे रखा है रेवेन्यू रिसिप्ट। बिल्कुल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देन आपके पास क्वेश्चन है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जांपल ऑफ। तो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कौन सी एग्जांपल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकते, एक नेचर होती है, तो नेचर में ये सी जाएगा इसका आंसर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मार्केट इंपॉर्टेंट के प्रीमिलरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें, which of the following is are capitalized along with the purchase price of a fixed asset? इनमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कैपिटलाइज करा जाता है? पहले तो मतलब समझिए जी, कैपिटलाइज का क्या है। हमने 10,000 की लेस्पोज मशीन खरीदी है और उसको इंस्टॉलेशन के लिए जितने भी हम पैसे लगाएंगे, ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम जो लगते हैं, वो एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट में ऐड हो जाते हैं एंड बिकम द कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स एसेट। दिस टर्म इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो वो हमें एक्सपेंडिचर बताने हैं कि जो एक बार ही होते हैं एक तो, और वो उसकी कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखिए ये हमें दे रखे हैं कि आपको दे रखे हैं इंपोर्ट ड्यूटी, एक ही बारी जाएगी जब इंपोर्ट होके आएगी, डन। डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, ठीक है,
तो डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस भी उसी टाइम के अगर मैं सोचूं तो ये बिल्कुल सही है, इसके साथ जाने वाला है। कैश डिस्काउंट, ये तो जब हम सेल करेंगे तब होगा, बिल्कुल भी नहीं। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही है, ये एक बारी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट जो है वो पे करी जाती है और उसी मशीनरी का वो पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर आने वाला है 1, 2 एंड 4। तो देखिए कहां दे रखा है, ये हमें सी पार्ट में दे रखा है और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच लिस्ट 1 एंड 2। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपके 4 क्वेश्चन जो है वो एक ही बारी में जो है वो तैयार हो जाते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है आपको अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं। अगेन हमने इसको मैच करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, पहला है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के साथ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जी, फटाफट हमने कर चुके हैं अभी तक। तो फिक्स एसेट जो होता है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, 10। तो 2 ऑप्शन आ जाएगी इसके साथ। फिर आपके पास आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये है 9th आपके पास। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो 6 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका 3rd है। ठीक है, तो 2, ये 9 कैसे लिख दिया यहाँ पे, अच्छा 9 मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया था, तो ये 1 ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन लगानी थी हमें। 6 तो हमने वो बोल दिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 2, 1, 4, 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगी। ये रहा सी। Next question. Accounting Standard 2 provide that inventory should be valued at. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने हमारा लास्ट सीरीज देखी है, लास्ट जो हमारा 12th पार्ट था उसमें हमने इसके रिलेटेड एक प्रैक्टिकल सम भी करा हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग जो हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेशन वैल्यू में से कम होता है इसी पे ही इन्वेंट्री जो है वो वैल्यूड होती है। तो ये यहाँ पे लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेशन वैल्यू, ए ऑप्शन ही आपको दे रखा है और ये इसका क्या है, आंसर है। डन। तो आज की सीरीज हमारी यहीं पे ही खत्म होती है, जिसमें हमने 200 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ क्लियर करे हैं। होप करते हैं कि आपके टेस्ट में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, सो दैट अब हम आपके साथ नेट के सब्जेक्ट वाइज जो हैं वो अब आपके साथ डिस्कशंस लेकर आएंगे। पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर एमसीक्यूज भी उसके ऊपर बेस करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।